अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसपी गाइडलाइन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और पिछले लेक्चर जो है वो आपने अच्छे तरीके से बेटा सुने होंगे। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली जो है वो उसको लाजमी कमेंट में डिस्कस करें, इंशाल्लाह उसका आपको आंसर किया जाएगा। क्योंकि ये जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से भी, शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से। तो जो है वो काइंडली जो है उनको लाजमी डिस्कस करिएगा, ताकि जो है वो कोई भी आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो जो कि आपको क्लियर नहीं है वो हम जो है उसको क्लियर कर सकें। आज बेटा हमने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करना है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम अपने पिछले लेक्चर्स की बात करें तो पिछले लेक्चर्स में हम जो है वो स्टार्ट किया हुआ था डाइजेशन इन ह्यूमन। और डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर जो है वो हम पहला इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे और उसके बाद उसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर चुके थे, ओरल कैविटी। आज नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला लेक्चर कौन सा है। तो देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है, 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, फेरेंक्स एंड एसोफेगस। एसोफेगस और फेरेंक्स जो है इस पर नोट तहरीर करें। तो देखिए फेरेंक्स क्या होता है और एसोफेगस क्या होता है। आपकी बुक में उसने जो है वो फेरेंक्स और एसोफेगस के साथ बेटा लिखा हुआ है कि फेरेंक्स और एसोफेगस के साथ उसने नेक्स्ट लिखा हुआ है स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है बेटा निगलना, ठीक है। किसी भी चीज को निगलना, जब आप कोई भी चीज खाते हैं, निगलते हैं, तो निगलने में मदद करता है फेरेंक्स। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, यहाँ पे हम कवर करेंगे पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो है ये एक मूवमेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मूव करवाती है तमाम की तमाम खुराक को। तो इट इज द मूवमेंट, ये मूवमेंट पढ़ेंगे हम इसके अंदर कि मूवमेंट किस तरह से होती है, ये पेरिस्टालसिस। और उसके बाद स्वेलिंग जो है वो निगलना किस तरह से होता है, निगलना हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से जो है वो, किस तरह हम जो है वो अपनी ओरल कैविटी से स्टार्ट करते हैं निगलने को। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वही बात, रोजाना की तरह अगर हम जो है वो अपने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रा कर लें, इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो देखिए बेटा इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा रोजाना की बेस पे जरूरी है ड्रा करना, ताकि जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे वो जो है वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से अगर हम इंसान का ड्रा कर लें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, और फिर जो है वो ये, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ ये जाएगी और फिर जो है वो स्टमक के पास से होते हुए बेंड करेगी नीचे की तरफ, और बेंड करेगी और बेंड करती हुई जो है वो इस तरह से जो है वो नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जो है वो ये जाके जुड़ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तमाम की तमाम जो है, दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ था अपना पहला लॉन्ग क्वेश्चन। पहले लॉन्ग क्वेश्चन को हमने मुकम्मल तौर पर जो है वो कल अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा बेटा ओरल कैविटी का। ओरल कैविटी को हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ा कि इसके अंदर जो है वो हम ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजों को डिस्कस किया। लेकिन आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एसोफेगस और फेरेंक्स, और इसको पढ़ने के लिए भी जो है वो आज हमें ओरल कैविटी दोबारा से ड्रा करनी पड़ेगी। तो देखें आज का टॉपिक हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे पास जो है वो अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, फेरेंक्स एंड एसोफेगस। अगर हम जस्ट एसोफेगस को जो है वो बेटा यहाँ से अलग कर लें, ठीक है, तो एसोफेगस को यहाँ से अलग करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एसोफेगस को अलग करने के लिए हम ओरल कैविटी को जो है वो दोबारा से यहाँ पे ड्रा करेंगे, ताकि कल के बाद, क्योंकि हमने कल का लेक्चर जो है वो छोड़ा था बोलस पे, बोलस के आगे जो है वो हमने स्वेलो करना है उसको अपनी खुराक की नाली में। तो खुराक की नाली के लिए जो है वो हमें फिर दोबारा से जो है वो अपना ओरल कैविटी को दोबारा से जो है वो ड्रा करना पड़े। तो देखें फिर इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो सबसे पहले ऊपर अपर जा, और फिर जो है ये लोअर जा आ जाएगा, और लोअर जा के बिल्कुल ऊपर, अपर जा के ऊपर वाली सतह पे जो है वो सांस की नाली, मतलब नेजल कैविटी है, सांस की नाली है, और ये सांस की नाली जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इस ओरल कैविटी के अंदर वाली सतह पे जो है वो एक स्ट्रक्चर है जिसको जो है वो हमने नाम दिया हुआ था टंग का, जुबान, ठीक है। ये जो है वो टंग कहलाती है। टंग के बाद जो है वो हमने देखा कि वो स्ट्रक्चर आपके पास जो कि इसके बिल्कुल जुबान के ऊपर वाली सतह पे है, दिस इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। ये आपकी जो है वो हार्ड पैलेट कहलाएगा। पैलेट बेटा मैंने कल भी बताया था, पैलेट कहते हैं तालू को, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पीछे जुबान से बिल्कुल, अगर हम इसको जुबान को बिल्कुल ऊपर की तरफ टच करें तो हमारा हार्ड पैलेट है, और जुबान को टच करके पीछे की तरफ लेके चले जाए तो यहाँ पे जो है वो हमें हिस्सा मालूम होता है, और दिस इज कॉल्ड, ये भी हमारे पास पैलेट ही है, ये भी पैलेट ही कहलाता है, लेकिन इसको जो है वो नाम दे रहा है, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट, मतलब नरम तालू जो है ये हमारा है। और उसके बाद जो है वो ये नरम तालू पीछे की तरफ जाके जो है वो इस तरह से बेंड कर जाता है, इस तरह से। और ये वाली स्ट्रक्चर जो आपके पास बनती है जो कि गले के अंदर ये लटकी हुई हो, इट इज कॉल्ड यूवला, ठीक है। ये आपके पास कहलाती है यूवला।
यहाँ तक जो है वो हमने इसको पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये कि हमारी बॉडी के मुंह के अंदर जो है वो तमाम की तमाम खुराक जो है वो उसको ग्राइंड करके उसको लुब्रिकेट करके जो है वो पीस दिया गया, और हमारी जुबान ने दांतों की मदद से जो है वो खुराक के तमाम पार्टिकल्स को इकट्ठा किया और एक स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस, एक फिसलने वाला जो है वो छोटा सा मैस बना दिया। और इस मैस को जो है वो हमने कल नाम दिया था बोलस का। और बोलस जो है यहाँ तक हम कल का लेक्चर जो है वो पढ़ चुके थे कि बोलस बन गया है। बोलस बनने के बाद जो है वो हमने इसको स्वेलो करना है, हमने इसको निगलना है। तो निकलने के लिए क्या करेंगे, आज का फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास टॉपिक है फेरेंक्स एंड एसोफेगस। लेकिन उसको इसका फंक्शन पढ़ने से पहले कि फेरेंक्स किस तरह काम करता है, एसोफेगस किस तरह काम करता है, हमें पहले पता होना चाहिए कि फेरेंक्स क्या चीज है और एसोफेगस क्या चीज है। तो देखिए बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखें तो ये सांस की नाली जो है वो इस तरह से पीछे की तरफ जो है वो बेंड कर जाती है, ये इस तरह से। और उसके बाद जो है वो ये हमारी दूसरी नाली जो है वो इस तरह से पीछे नीचे की तरफ जो है वो बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये बेंडिंग हो जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेरेंक्स क्या होता है। तो देखिए बेटा, फेरेंक्स वो नाली है जिसके अंदर जो है वो सांस ने भी यहाँ से गुजरना है और खुराक ने भी यहाँ से गुजरना है। तो वो नाली जो कि सांस और खुराक के लिए इकट्ठी इस्तेमाल होती है, दिस इज कॉल्ड फेरेंक्स। इस नाली को जो है वो हम क्या नाम देते हैं, फेरेंक्स का नाम देते हैं। ये नाली जो है वो हमारे पास कहलाती है फेरेंक्स। ठीक है, ये हमारे पास कहलाएगी नाली फेरेंक्स। अगर इसको उर्दू में भी लिख ले ताकि जो है वो आपको नाम पढ़ने में आसानी हो, फेरेंक्स ये आपके पास बेटा कहलाता है फेरेंक्स। उसके बाद देखें कि जैसे ही ये फेरेंक्स जो है वो नीचे थोड़ी डाउनवर्ड जाता है, तो डाउनवर्ड जाके ये खुराक की नाली जो है ये अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। एक हिस्सा जो है वो आपके पास चला जाएगा सांस की नाली का कहलाएगा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपके पास कहलाएगा एसोफेगस, मतलब खुराक की नाली का हिस्सा। ठीक है, तो वो वाली नाली जो कि सांस की तरफ जा रही है और इसको जो है वो हम नाम देंगे, इट इज कॉल्ड लेरेंक्स। ठीक है, ये लेरेंक्स भी कहलाता है, इसका टॉप ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, और इसके बाद इसको जो है वो विंड पाइप भी हम कह सकते हैं, आपकी बुक में विंड पाइप भी लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है वो इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया। ठीक है, ये ट्रेकिया भी बेटा कहलाती है। ट्रेकिया मतलब ये कि ये तमाम की तमाम नाली जो है वो सांस की नाली, लेरेंक्स, विंड पाइप या ट्रेकिया जो है वो इनमें आपकी बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे आप 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज में। उसके बाद देखें कि इसका ये ओपनिंग जो कि आपके पास ट्रेकिया की बिल्कुल ऊपर वाली ओपनिंग है, इस ओपनिंग को एक और नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड ग्लोटिस। ठीक है, ये आपके पास बेटा कहलाती है ग्लोटिस। ये ओपनिंग जो है इसकी टॉप जो है इसको नाम दिया जाता है ग्लोटिस का। उसके बाद बिल्कुल इसके साथ वाली सतह पे जो इस सांस की नाली के साथ वाली जो नाली है, इस नाली को नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एसोफेगस। ये आपके पास कहलाती है एसोफेगस कहलाती है। एसोफेगस वो नाली है जो कि खुराक की नाली है और ये खुराक को जो है वो लेके जा रही है हमारे स्टमक की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगी एसोफेगस। उसके बाद देखें, ये यहां तक हमने पढ़ लिया इसका स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की कि फेरेंक्स जो है वो किस तरह से हमारी खुराक को निकलने में मदद करता है। तो देखो बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि जब बोलस बना लिया जाता है, जब बोलस बना हुआ होता है, तो बोलस को जो है वो हमने पुश करना होता है बैक साइड पे अपने गले की तरफ। ठीक है, तो जब हमने इसको पीछे की जाने पुश करना है तो क्या होगा कि सबसे पहले जो है वो हमारी जुबान जो है वो ये ऊपर की तरफ हार्ड पैलेट के साथ जो है वो टच कर जाएगी। याद रहे कि जब भी हमने खुराक को पीछे की तरफ पुश करना है, तो जब हम इसको निगलने लगते हैं, ठीक है, तो इस तरह जब हम इसको निगलते हैं तो हमारी जुबान जो है वो हार्ड पैलेट के साथ टच होती है और एक वेव सी पैदा कर देती है। जो वेव क्या करती है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले ये पार्ट जुबान का, फिर ये पार्ट, और जब ये पूरी की पूरी जुबान जो है वो हार्ड पैलेट को जाके टच कर जाती है, तो ये जो आपके पास बोलस है ये पीछे की जानब जो है वो धकेलना शुरू कर देती है। अब जब ये पीछे की तरफ धकेलेगा तो उसी वक्त जो है वो पीछे की जानब जो है वो हमारे पास आएगा सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्या करेगा, वो कहते हैं कि थोड़ा सा अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर की तरफ और थोड़ा सा पीछे की तरफ, जब ये जो है वो थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि हमारे पास इसकी शेप जो है वो बेटा कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये पीछे की जानब जाके इस तरह से जो है वो हमारी सांस की नाली को, नेजल कैविटी को बंद कर देगा। ठीक है, जब नेजल कैविटी बंद हो जाएगी, ये यूवला जो है वो पीछे की जानब जाके इसको बंद कर देगा। जब ये इसको बंद कर देगा तो फिर यहाँ पे इसके दो बड़े अहम काम है। एक तो ये इसने कर दिया कि यहाँ से इसको जब इसने बंद किया तो खुराक जो है वो हमारी नेजल कैविटी के अंदर जा नहीं सकती, और दूसरी बात यह है कि
अगर ये बोलस का साइज बड़ा है तो ये जो है वो आसानी से जो है वो इसको जगह मिल गई है ज्यादा, ताकि ये आसानी से जो है वो आपके फेरेंक्स की तरफ मूव कर सके। अब ये जो है वो बोलस जब नीचे की तरफ आए तो ये यहाँ से बोलस जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। अब नीचे की तरफ जब बोलस आएगा बेटा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जब फेरेंक्स के अंदर आ गया बोलस, तो बोलस के पास अब दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। बोलस ने हमेशा ही जाना है खुराक की नाली में, सांस की नाली में नहीं जाना। तो सांस की नाली में किस तरह प्रिवेंट किया जाए, तो फेरेंक्स के पास ऐसी बेटा एडाप्टेशन कुदरत ने रखी हुई है। एडाप्टेशन का मतलब होता है तरीकाकार, ऐसे तरीकाकार, ऐसी एडाप्टेशन रखी हुई है कि क्या होगा कि ये सांस की नाली के अंदर ये वाला बोलस जो है वो सांस की नाली के अंदर जा नहीं सकता, और इसको हमेशा ही जो जाना है वो इसको जाना है नीचे एसोफेगस के अंदर। तो एसोफेगस के अंदर जाने के लिए कुदरत ने इसके अंदर बड़ी ज्यादा खूबसूरत एडाप्टेशंस रखी हुई हैं। किस तरह से कि क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे करके कुदरत ने एक हमारे पास छोटा सा फ्लैप बनाया हुआ है जो कि कार्टिलेज का फ्लैप कहलाता है। ठीक है, ये कार्टिलेज बेटा कहते हैं मुर्करी हड्डी को, जिस तरह हमारे कान की लो, ठीक है, नाक की टिप जो है ये बनी हुई है कार्टिलेज से। तो इसी तरह से जो है वो हमारे पास ये जो आपके पास ये स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देंगे अभी एपिग्लोटिस का। तो ये जो ढक्कन है जो कि आपके पास में अभी नाम इसको लिख रहा हूं, इट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। चूंकि ये ग्लोटिस को कवर कर लेता है जब खुराक हमारे जिस्म से स्वेलो होनी होती है, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है इट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस कहलाएगा। अब क्या होगा कि जब खुराक ने नीचे की तरफ मूव करना है, तो जब हम जुबान को ऊपर हार्ड पैलेट के साथ टच करते हैं तो हमारी ये खुराक की नाली जो है ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, जब आप अपनी जुबान को ऊपर तालू के साथ लगा लेंगे, हार्ड पैलेट के साथ टच करेंगे, तो आपकी ये खुराक की नाली जो है ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगी। और जब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगी और दूसरी साइड पे जो है वो बोलस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहले ये वर्टिकल पोजीशन में था ये एपिग्लोटिस। अब जब इसके साथ वो खुराक का पार्टिकल आके टकराया तो उसने उसको जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर दिया। अब जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो हमने तालू के साथ जुबान को लगाया, तो हमारा ये खुराक की नाली जो है ये ऊपर की तरफ मूव करती है। और जब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगी, जैसा कि मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ, और ये आपके पास फ्लैप जो है ये तो अपने वर्टिकल पोजीशन में चेंज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। और जब ये अपने आप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चेंज कर लेगा तो क्या होगा कि ये पूरे का पूरा जो है वो इस तरह से ढांप लेगा पूरी की पूरी खुराक की नाली को। और जब खुराक की नाली ढप जाएगी इसके साथ टोटली, तो खुराक का पार्टिकल जो है वो आपका यहाँ से इसके साथ टकराता हुआ जो है वो खुद ब खुद जो है वो चला जाएगा आपकी एसोफेगस में। और हमारा मकसद यही था कि जो है वो हमने इस खुराक के पार्टिकल को पहुंचाना है एसोफेगस में। ठीक है, और जैसे ही आपका खुराक का पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा तो तब आपका सांस जो है उसके बाद बहाल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी पार्टिकल जो है वो उसको स्वेलो करने लगते हैं, कोई भी निवाला जो है उसको स्वेलो करने लगते हैं, तो आपका जो है बेटा इसके अंदर जो है वो खुराक सांस आपका बंद हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। और जब तक आपका स्वेलो नहीं हो जाता वो तमाम का तमाम पार्टिकल, तब तक जो है वो ये सांस जो है वो आपका बंद रहता है। उसके बाद देखिए कि जब वो कहता है कि जब आपकी खुराक के पार्टिकल जो है एक दफा एसोफेगस के अंदर एंटर हो गए, तो उससे पहले जब आपने इस खुराक के पार्टिकल को पीछे की जानब स्वेलो किया, धकेला, तो दैट इट इज वॉलंटरी रिएक्शन, कि आपके पास आपके बस की बात है। अगर आप इसको चाहे तो जो है वो इसको पीछे की तरफ धकेल सकते हैं, अगर आप ना चाहे तो आप इसको मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको एक तरफ पीछे की तरफ पुश कर दिया और उसके बाद आप कहें कि हम इसको कोई चीज मार के नीचे की तरफ मूव करवाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि क्या होगा कि जब ये खुराक का पार्टिकल एसोफेगस में चला गया तो खुद ब खुद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आराम से जो है वो खुराक की नाली से होता हुआ जो है वो ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और आफ्टर ऑल जो है वो ये तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो है वो स्टमक तक पहुंच जाएंगे। अब स्टमक में पहुंचने से पहले बेटा क्या होगा कि यहाँ पे वो मूवमेंट जो कि इसको ऑटोमेटिकली जो है वो लेके जा रही है नीचे की तरफ आपके मैदे की तरफ, दैट मूवमेंट इट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। वो आपके पास मूवमेंट कहलाती है पेरिस्टालसिस। अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को हम जो है वो ड्रा करना चाहें, तो अगर पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से हम कुछ पोर्शन को यहाँ से ड्रा कर लें, तो देखिए बेटा ये कुछ पोर्शन जो है वो आपके पास इस तरह से होगा। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल देखिए बेटा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है इसको मैंने डायरेक्ट सीधा नहीं बनाया, बल्कि अंदर इसके अंदर जो है वो मुसलसल वेव बनाई है, ताकि क्योंकि हम एक दफा जब कोई भी चीज को निगलते हैं, चाहे थूक है या चाहे कोई भी खुराक है, तो ये एक वेव पैदा करती है जो कि आपकी ओरल कैविटी से स्टार्ट होके
पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में और एंड होती है आपके रेक्टम तक। रेक्टम तक ये पूरी की पूरी वेव चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव इसलिए चलती है कि जो पार्टिकल यहाँ पे है वो मूव करके थोड़ा आगे चले जाएंगे, जो पार्टिकल यहाँ पे है वो थोड़ा मूव करके आगे चले जाएंगे। तो इस तरह मूवमेंट करवाने के लिए जो है वो ये मूवमेंट करवाने के लिए जो पेरिस्टालसिस बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर हम पेरिस्टालसिस को यहाँ से डिस्कस करना चाहें तो देखिए बेटा, ये हमारे पास हम फर्ज कर लें कि ये हमारे पास कोई भी खुराक का टुकड़ा है जिसको हमने नाम दिया हुआ बोलस का, ठीक है। ये आपके पास बोलस है कोई भी। अब ये बोलस जो है ये इसको आपने धकेलना है अपनी एलिमेंट्री कैनाल में। तो क्या होगा कि इसकी दीवारें, इस एलिमेंट्री कैनाल के स्मूथ मसल्स की दीवारें जो है वो इसको यू प्रेस करेंगी, ठीक है। और जब ये प्रेस करेंगी तो ये खुराक का पार्टिकल जो बोलस जो है ये नीचे की तरफ आएगा, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो फिर खुराक फिर इसकी एलिमेंट्री कैनाल की दीवारें जो है वो फिर इसको इधर से प्रेस करेंगी और फिर इसको इधर से प्रेस करेंगी, और ये खुराक का पार्टिकल जो है वो फिर नीचे चला जाए। और जैसे ही नीचे जाएगा तो फिर इसकी दीवारें जो है इसको प्रेस करें, इसकी दीवारें इसको प्रेस करें, तो फिर ये और नीचे आ जाए। और इस तरह चलता चलता जो है ये तमाम का तमाम बोलस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इधर से प्रेशर अप्लाई होगा, फिर इधर से प्रेशर अप्लाई होगा। तो ये पार्टिकल जो है वो आफ्टर ऑल जो है वो नीचे मूव करता करता जो है वो आपके फिर यहाँ से फिर प्रेशर अप्लाई हो, फिर प्रेशर अप्लाई हो, तो यहाँ तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। मतलब ये है कि ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो रही है दीवार, ठीक है, ये इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे जो है वो आपके पास दीवारें जो है वो हो रही है रिलैक्स, ठीक है। तो रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब रिलैक्स होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये तमाम की तमाम मूवमेंट जो है वो खुराक को आपके ले जाएगी नीचे आपके स्टमक की तरफ, और आफ्टर ऑल जो है जो जाके इसको जो है वो स्टमक के अंदर इसको गिरा दे। जब ये स्टमक के अंदर बेटा आके गिर जाएगी तो यहाँ से आगे जो है वो स्टमक का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो द मूवमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाती है, जो कि आपके खुराक के पार्टिकल को जो है वो आपकी ओरल कैविटी से आपके स्टमक में और स्टमक से जो है वो ओवरऑल दी जो है वो बॉडी एलिमेंट्री कैनाल जो है पहुंचाने के लिए जरूरी है। अब देखिए बेटा, उसने बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की है। उसने कहा है कि जस्ट आपकी जो एसोफेगस मैंने अभी आपको बताया है, एसोफेगस जो है इसकी लंबाई तकरीबन एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है वो तकरीबन होती है 25 सेंटीमीटर, तकरीबन 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज भी है कि एलिमेंट्री कैनाल सॉरी आपके एसोफेगस की लंबाई जो है वो लेंथ जो है वो कितनी है। तो ये बोर्ड में एमसीक्यूज भी आ चुका, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एसोफेगस की लेंथ जो है वो तकरीबन एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितनी है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो ये लेंथ आपकी होती है आपकी ओरल कैविटी से लेके स्टमक तक। अब वो कहता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल का ये वो पोर्शन है जिसने इस खुराक के पार्टिकल्स के अंदर कोई भी चीज को ऐड नहीं करना, किसी भी चीज को इसने इसके अंदर ऐड नहीं करना, ना ही कोई सिक्रीशन ऐड करनी है, ना ही कोई एंजाइम ऐड करना है। जस्ट इसका काम ये है कि इसने जो है वो इस ओरल कैविटी से यहां से खुराक को ट्रांसपोर्ट करना है, यहां से एक पार्ट से जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है स्टमक में दूसरे हिस्से तक। तो जस्ट ये पैसेज फ्राहम कर रहा है, एक रास्ता फ्राहम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर वो बात ये करता है कि जो आपके यहाँ पे बोलस की डाइजेशन हो रही थी, और हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हो रही थी, तकरीबन आधी डाइजेशन जो है वो हो रही थी किसकी भला, स्टार्च की, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन जो है वो करते हैं यहाँ पे स्टार्च की, और स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन जो है वो करता है अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो यहाँ पे स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन करता है जब हम इस बोलस के साथ जो है वो ऐड करते हैं अपने सलाइवा को। तो वो वाली डाइजेशन यहाँ पे मुकम्मल तौर पर चलती जाएगी, वो डाइजेशन जो है वो यहाँ पे होती जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें कि इसके अंदर कोई भी एडिशन है तो कोई भी एडिशन नहीं है। जस्ट इसने जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है इस खुराक के पार्टिकल को आपके स्टमक में, और खुराक जब स्टमक में आ जाएगी तो बाकी सारे का सारा प्रोसेस जो है वो आपके स्टमक में होगा। नहीं बेटा, यहां तक तो था कि हमने पढ़ा कि हमेशा जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो आपकी ओरल कैविटी से लेके जो है वो रेक्टम तक चलती है, मुकम्मल जो है वो ये वेव पैदा करती जाती है आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन वो कहता है कि अगर बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो अगर रिवर्स हो जाए, अगर ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर दे, बाज़ औक़ात कोई खराबी की वजह से या बीमारी की वजह से मैदे के अंदर से जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बजाय नीचे जाने के जो है वो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपके मैदे से जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू कर दे, तो क्या होगा कि ये खुराक को मैदे से निकालेंगी, और मैदे से निकाल के जो है वो पेरिस्टालसिस ऊपर की तरफ आएंगी, तो ये आपके मुंह से जो है वो उस खुराक को बाहर की तरफ धकेल दें। तो याद यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, रिवर्स ऑफ पेरिस्टालसिस, कि अगर हमारे पास रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब है उलट हो जाए,
ऑफ पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस का, तो अगर पेरिस्टालसिस जो है वो हमारे पास उल्ट हो जाए तो इट इज कॉल्ड वोमिटिंग। बेटा ये हमारे पास कंडीशन कहलाती है वोमिटिंग की, मतलब क्या आना, उल्टी आ जाना, वोमिटिंग। यहाँ पे हमारे पास वोमिटिंग आ जाएगा कि वोमिटिंग की डेफिनेशन अगर आप करना चाहें, द रिवर्स ऑफ द पेरिस्टालसिस इट इज कॉल्ड वोमिटिंग। वोमिटिंग कहलाएगा जिसमें जो है वो खुराक हमारे मैदे से जो है वो पेरिस्टालसिस ऊपर की तरफ चलेंगी और बजाय इसको स्टमी की तरफ लेके जाने के जो है वो ये खुराक के पार्टिकल्स को जो है वो आपकी ओरल कैविटी से बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर दे, तो दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड वोमिटिंग। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन भी है कि डिफाइन वोमिटिंग, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डिफाइन वोमिटिंग करें। ले बेटा यहां तक हमने पढ़ लिया कि बोलस जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है हमारे स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर जब खुराक आएगी उसके साथ क्या होगा उसको करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली उसको कमेंट्स में डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपका उसका आंसर किया जाएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।